मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप लोग के लिए लेके आऊं बहुत ही बेहतरीन चाय का कप। तो आप लोग चाय पियेंगे तो मैं भी मेरे लिए एक चाय का कप जो है वो फिल कर ही लेता हूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों चाय पिए और हमारे लीडर जो है वो चाय ना पिए? तो एक कप जो है वो सिद्धांत सर के लिए भी फिल हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन सुबह के अंदर हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 12 मई और आज का बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन रहने वाला है। देखिए, कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर कर लेते हैं। चलिए, पहली न्यूज क्या कहती है? WHO ने कोरोना के भारतीय वेरिएंट को वैश्विक खतरा बताया। देखिए, भारतीय जो वेरिएंट है इसकी खोज पिछले साल ही की जा चुकी थी। उसका जो नाम है वो है B.1.167। तो ये इसका नाम है, बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा कि बेंगलोर के अंदर सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। तो भारत के अंदर कोरोना के लिए कई देशों से मदद आ रही है। जैसे ऑक्सीजन जो कंटेनर हैं वो भी जैसे थाईलैंड है, बैंकॉक है, वहां से इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो जो नया भारतीय वेरिएंट है ये काफी खतरनाक बताया जा रहा है। स्टेम सेल तकनीक से खत्म होगा कोरोना वायरस। देखिए, स्टेम सेल तकनीक बहुत ही बेहतरीन है। कोई टिश्यू का इस्तेमाल करके हम लोग नया ऑर्गन जो है वो इससे डेवलप कर सकते हैं। इसलिए अब जो है भविष्य के अंदर स्टेम सेल तकनीक कोरोना वायरस को खत्म करने में कारगर साबित होगी। मस्जिद की हिंसा यरूशलेम पर हवाई हमलों में बदली। देखिए, मस्जिद जो है वो है अल मक्सा। अभी इसी हाल ही पर इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमले किए, दोनों के अंदर झड़प हुई है, कई लोग इसके अंदर घायल हुए हैं, कई लोगों की इसके अंदर मृत्यु हुई है। तो ये हिंसा जो है वो अल मक्सा, आप लोग नाम इसका याद रखना। सिंजियांग में मुस्लिम आबादी कम करने की फिराक में है चीन। तो सिंजियांग के अंदर उइगर मुस्लिम रहते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड के द्वारा एक बिल भी वहां की पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया ताकि उइगर जो मुसलमान हैं उन पर मानवाधिकारों के तहत अत्याचारों में कमी की जाए। लेकिन चीन इस बात को छिपाना चाहता है, जितने भी कैंप है वहां पर यह दिखाना नहीं चाहता कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए चीन इस बात पर अड़ा हुआ है कि मुस्लिम आबादी वहां पर कम की जाए। बंगाल में संविधान खत्म होने के संकेत, धनखड़ राज्यपाल जो है वो है वहां के धनखड़। लेकिन संविधान खत्म होने के संकेत कैसे? देखिए, जब भी किसी देश के अंदर संवैधानिक जो भी सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी बॉडी है, जब वो फेल होने लगती है तो फिर राज्यपाल आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को ये सूचना देते हैं कि उस राज्य के अंदर कहीं भी संवैधानिक व्यवस्था अब काम नहीं कर रही है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा सके। लेकिन बंगाल के अंदर जो हिंसा हो रही है उससे काफी लोगों की मृत्यु हुई। तो चुनाव के बाद ये हिंसा देखी गई, 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन धनखड़ जो थे वो काफी गुस्से में बात कर रहे थे ममता बनर्जी से कि ये सिलसिला जो है वो कब तक चलता रहेगा। जिंदगी बचाने के लिए डीयू ने शुरू की लाइफलाइन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, वहां के जो शिक्षक हैं, उन्होंने मिलकर एक लाइफलाइन अभियान जो है वो शुरू किया है ताकि जो भी व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है उनको भरसक यानी कि जो भी संभव मदद हो सके वो मदद की जा सके। बजट में टीके के लिए आवंटित राशि का केंद्र कर सकता है प्रयोग। रिसेंटली आपको पता होगा कि जब बजट अनाउंस हुआ था तो 35,000 करोड़ रुपए जो है वो कोविड के लिए अनाउंस किए गए थे, अलॉट किए गए थे। लेकिन अब जो है वो केंद्र सरकार इसका प्रयोग कर सकती है। जोमेटो और डिलीवरी बॉय घरों में पहुंचाएंगे ऑक्सीजन। तो जोमेटो और डिलीवरी बॉय जो है ये काफी अच्छा काम करते हैं, जो कि किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट को लेकर और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो क्यों ना ये आइडिया जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे एक पिक्चर छिपी हुई है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये हंसती हुई तस्वीर यदि आपको नजर आ रही है तो मुझे आप इस व्यक्ति का नाम बताना, जो कि काफी वायरल भी हुआ था। पौंडीचेरी के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों
में नल से जल आपूर्ति की गई है। तो नल से जल जो है ये 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य है। इसको प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना था, दूसरा राज्य तेलंगाना, तीसरा अंडमान निकोबार, अब जो है वो चौथा बन गया है पौंडीचेरी। तो रिसेंटली पौंडीचेरी के अंदर भी नई सरकार का गठन हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं। तो यहाँ पे तस्वीर भी देख सकते हैं कि एक तरफ तो गिलास में पानी पिया जा रहा है और दूसरी तरफ एक ग्रामीण परिवेश की पिक्चर जो है वो आपको नजर आ रही है। 20 सेकंड तक साबुन हथेलियों पर लगाएं, तब निकलेगा नल से पानी। देखिए 20 सेकंड तक यदि आप हाथ धोते हैं तो कोरोना वायरस जो है वो आपके हाथ से निकल जाता है। तो रिसेंटली भोपाल के मौलाना आजाद जो इंस्टीट्यूट है वहां पर एक मशीन इजाद की गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको इजाद किया है। ये मशीन सेंसर युक्त है। जब तक आप 20 सेकंड तक साबुन नहीं लगाएंगे तब तक ये मशीन काम नहीं करेगी। कुश्ती में देश को ओलंपिक पदक दिलाने का जिम्मा हरियाणा पर। आपको पता होगा कि ओलंपिक के अंदर जितने भी पहलवानों ने क्वालिफाई किया है वो 8 के 8 पहलवान हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जिसमें 4 जो है मेल कैंडिडेट वो भी हरियाणा से हैं और फीमेल कैंडिडेट जो है वो भी हरियाणा से है। तो एक खली का पंच मारने के लिए हम लोग तैयार हैं ओलंपिक के अंदर। तो स्टडी ग्लव्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक ओंदेरा और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन सुबह में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 100% नल से जल पहुंचाने में कौन सा जो प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो देखिए यहां पे जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं वो चारों ही ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो पहला जो था वो कौन सा था, यदि हम लोग गोवा की बात करें तो ये था फर्स्ट नंबर पर, ये जा सेकंड नंबर पर तेलंगाना, थर्ड नंबर पर कौन सा था अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी कौन से स्थान पर था, फोर्थ स्थान पर अभी बना है। तो रिसेंटली अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी। देखिए नल से जल पहुंचाना है और लक्ष्य है कब से कब तक है, 2024 तक नल से जल पहुंचाना है। यदि पूछा जाए किस मंत्रालय की ये पहल है तो आप लोग इसमें बताना कि जल शक्ति मंत्रालय जो है ये इसकी पहल है। और जल शक्ति मंत्रालय के जल शक्ति मंत्री कौन है, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जल शक्ति अभी मंत्री हैं। रिसेंटली 2019 में ही इस मंत्रालय को एस्टैब्लिश किया गया था। आप लोग को पता होगा कि गोवा भारत का पहला राज्य है जहां पर आर्टिकल 44 यानी कि समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड जो है CCC वो वहां पर लागू होता है, जिसके तहत ये प्रावधान किए जाते हैं कि यदि किसी भी जो पेयर है उसके 25 वर्ष तक यदि कोई बच्चा नहीं होता है और यदि 30 वर्ष तक कोई भी लड़का उनके नहीं होता है, लड़का संतान नहीं होती है, तो उस परिस्थिति में पुरुष को अधिकार है कि वो तलाक दे सकता है। काफी थोड़ा अटपटा सा कानून है लेकिन है, गोवा के अंदर सबसे पहले ये लागू हुआ था। तेलंगाना का निर्माण जो है वो 2 जून 2014 को किया गया था और याद रखिए कि श्री कृष्णा आयोग की सिफारिश पर तेलंगाना का निर्माण किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। तेलंगाना के अंदर ही भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है। हम लोग बात करें अंडमान एंड निकोबार की तो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार ये 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से अलग होते हैं। पौंडीचेरी 3 अलग अलग राज्यों के अंदर फैला हुआ है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कैच द रेन अभियान कब से कब तक चलाया गया है, तो ये चलाया गया 22 मार्च से शुरू किया जा चुका है, जो चलेगा कब तक, 30 नवंबर तक ये चलेगा। क्यों, ऐसा क्यों, ये डेट इतनी लंबी क्यों है, क्योंकि यहां पर जब मानसून प्रवेश करेगा तब से लेकर और जब मानसून लौटेगा, यानी कि भारत से मानसून जब लौटता है तो वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से लौटता है, यानी कि तमिलनाडु का जो तट है, तमिलनाडु का जो तट है वहां पर बारिश करते हुए, यानी कि कोरोमंडल जो कोस्टल एरिया है वहां पर बारिश करते हुए लौटता है। तो कैच द रेन अभियान के तहत जो भी हमारे पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, उनको साफ करके पानी भरने योग्य उनको बनाया जाता है। देखिए पौंडीचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है, ये ही अपने आप के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए पौंडीचेरी की हम लोग बात करें तो 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, यनम है, पौंडीचेरी है, कराईकल है और माहे हैं। तो 4 तो स्थान हैं लेकिन ये 3 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। तो यहाँ पे राज्यों के लिए पूछा गया है तो आप लोग सबसे पहले इसमें कीजिए आंध्र प्रदेश,
फिर इसमें आप लोग कह सकते हैं तमिलनाडु, और फिर कौन सा है, केरल है। तो 3 राज्य जो है वो इसके अंदर काउंट हो रहे हैं। देखिए पुदुचेरी जो है वो तो केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, लेकिन इसकी जो राजधानी है वो है पौंडीचेरी। तो आप लोग याद रखना, यनम है कहां पर, आंध्र प्रदेश में, पौंडीचेरी और कराईकल है तमिलनाडु के अंदर, और माहे कहां पर है, केरल के अंदर स्थित है। तो आप लोग याद रखना, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को मनाया जाता है, और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, तो आप लोग याद रखना, ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, और रीस्टार्ट जो है वो वर्ष 2020 की ये थीम रही थी। तो 11 मई को ही हम लोग क्यों मनाते हैं, देखिए 11 मई 1998 को 1998 को परमाणु परीक्षण, एटॉमिक जो परीक्षण है, परमाणु परीक्षण वो किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था, और इसके सफल होने पर पहली बार जो मनाया गया था वो 11 मई 1999 को मनाया गया था। देखिए यहां पर आप लोग ईयर इसमें ध्यान से याद रखना, 1998 को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया था एटॉमिक जो क्या कहते हैं इसको, परीक्षण करवाया गया था, और 1999 के अंदर ये पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। जब ये परमाणु परीक्षण किया गया तो इसको एक नाम दिया गया जो कहा गया इसे ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति जो है वो भी इसे कहा गया था। तो आप लोग याद रखना, लेकिन हाँ ये जो ऑपरेशन शक्ति है इसको लीड किया था किसने, एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। चलिए परमाणु बम यानी कि एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए परमाणु बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, मतलब संलयन के ऊपर काम करता है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या डिफरेंस होता है, तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक हमारे पास में मॉलिक्यूल होता है वो 2 अलग अलग पार्ट के अंदर बढ़ जाता है। तो ये तो कौन सा होता है, ये तो होता है परमाणु यानी कि एटॉमिक बॉम्ब के अंदर, जबकि हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है उसमें कई सारे जो एटम हैं वो मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है हाइड्रोजन बॉम्ब की, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है वो एपीजे अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जबकि बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। तो सलीम अली जो है वो बर्डमैन ऑफ इंडिया है। देखिए सलीम अली से रिलेटेड मैं आप लोगों को 3 फैक्ट बताता हूं। पहला फैक्ट तो ये है कि यदि पूछा जाए कि सलीम अली नेशनल पार्क कहां है तो आपको लिखना है उसमें जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा ये है कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी यदि कहा जाए तो आपको उसमें लिखना है गोवा। और तीसरा फैक्ट ये है कि बर्ड जो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर जो है वो कहां पर स्थित है, रिसर्च सेंटर वो स्थित है तमिलनाडु के अंदर। तो तीनों फैक्ट जो है वो आप लोग इसमें याद रखना। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना यूआर राव जो है इन्हें सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और रिसेंटली गूगल ने इनके ऊपर एक डूडल भी बनाया था। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह जो है, राजेंद्र सिंह इनको कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। देखिए मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना ई श्रीधरन जो है वो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया राजस्थान से इनका रिलेशन है, ये कहा जाता है किसको, कैलाश सांखला जो है, कैलाश सांखला ये कहलाते हैं क्या, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कैलाश सांखला आप लोग नाम इसमें याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दहला बांध किस देश में स्थित है जिस पर हाल ही में तालिबान ने कब्जा किया है। तो देखिए तालिबान ने कब्जा किया है किसके ऊपर, इस दहला बांध के ऊपर। तो ये किस कंट्री के अंदर स्थित है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर ये स्थित है, और अमेरिका के द्वारा ही इसे, यूएसए ने इसे क्या किया था, निर्मित किया था। अमेरिका ने इसे निर्मित किया। यदि पूछा जाए कि किस नदी के ऊपर है तो आप लोग याद रखना अरगनदाब जो नदी है, अरगनदाब नदी जो है इस पर ये बांध जो है वो निर्मित किया गया है। तो आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान के इस दूसरे सबसे बड़े बांध, तो ये कौन सा है, यह दूसरा सबसे बड़ा बांध है जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन आपको एक जानकारी और मैं दे दूं कि 2019 के अंदर एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके द्वारा इस
दहला बांध के निर्माण के लिए भी राशि आवंटित की गई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। देखिए यूपीएससी ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो यूपीएससी जो है इसने समझौता किया है किसके साथ में? इसने समझौता किया है अफगानिस्तान के साथ में, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है वो भारत की यूपीएससी सर्विसेज के अंदर किए जाए। तो आप लोग याद रखना, अफगानिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसके साथ में यूपीएससी ने क्या किया था? समझौता किया था। देखिए सलमा बांध जो निर्मित है वो भारत ने निर्मित किया था। कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर। ये आप लोग याद रखना। अफगानिस्तान और भारत की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन जो है वो इसको कहा जाता है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। देखिए काफी छोटी सीमा है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं लगभग 89 किलोमीटर की सीमा है, काफी छोटी है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आती है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ये 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो आती है। इसीलिए हमने क्या किया था कि हमने ईरान के अंदर एक बंदरगाह जो है, ईरान के अंदर एक पोर्ट जो है वो निर्मित किया था। उस पोर्ट का नाम क्या है? चाबहार पोर्ट। चाबहार जो बंदरगाह है वो हमने ईरान में निर्मित किया, ताकि हम ईरान से कहां पहुंच सके? अफगानिस्तान के अंदर पहुंच सके। और वर्ष 2016 के अंदर हमने अफगानिस्तान को गेहूं की एक खेप जो थी वो भी सप्लाई की थी। आपको पता होगा कि रिसेंटली एक खबर आई थी कि ईरान जो है वो चाबहार बंदरगाह पर जितनी भी रेलवे लाइंस बन रही हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट भारत के पास था, उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया, क्योंकि इंडिया को जो टाइम लिमिट दी गई थी चाबहार बंदरगाह पर रेलवे लाइन बिछाने की, वो उस टाइम लिमिट के अंदर भारत ने काम नहीं किया और फिर भारत को क्या कह दिया? अलविदा कह दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बांस की सबसे तेजी से विकसित होने वाली प्रजाति कौन सी है, जिसे हाल ही में क्लोन को पारंपरिक प्रजनन विधि द्वारा विकसित किया गया है? तो क्या किया है इसका एक क्लोन जो है वो निर्मित किया गया है। दोनों में डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, इसकी थिकनेस के अंदर और इसकी थिकनेस के अंदर। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बीमा बैम्बू जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है बैम्बूसा बालकोवा। ये एक इसका दूसरा नाम भी है। तो दूसरा नाम भी जो है वो आप लोग याद रखना। देखिए इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि एक तो ये सबसे तेजी से विकसित होता है, एक दिन के अंदर ही 1.5 फीट जो है इसकी लेंथ हो सकती है, और 7 दिन के अंदर ये 30 फीट तक बढ़ सकता है। यदि पूछा जाए कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आप लोग याद रखना, ग्रोथ मॉर बायोटेक लिमिटेड जो है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसके द्वारा इस बांस का निर्माण किया गया है। एक फैक्ट और है कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने भारत में सबसे पहले बांस को क्या किया था कि कृषि श्रेणी के अंदर एग्रीकल्चर जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर शामिल कर लिया था। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये कहता है कि बैम्बू इज नो लॉन्गर ए ट्री एंड फैल्ड बैम्बू इज नॉट टिम्बर। तो ये क्या किया है? बैम्बू जो है इसको हमने किसकी तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है? एज ए फार्मिंग की तरह इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, ताकि जितने भी फार्मर्स हैं वो इसकी खेती के लिए, इसकी क्रॉप के लिए क्या ले सके? बैंक से ऋण ले सकें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल के किस टीम ने कोविड-19 की राहत के लिए 30 करोड़ रुपए दान दिए हैं? तो आप लोग याद रखना, इसका आंसर रहेगा सनराइज हैदराबाद ने 30 करोड़ रुपए जो है वो डोनेट किए हैं कोविड-19 के लिए। लेकिन आईपीएल जो मैचेस हैं वो अभी रिसेंटली कैंसिल आउट किए जा चुके हैं। तो अब ये कहां पे होंगे ये भी देखने की बात होगी। तो आईपीएल में खिलाड़ियों की जो टीम है वो किस प्रकार बनाई जाती है? देखिए टीम के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं वो कुल खिलाड़ी होते हैं 25, लेकिन उनमें से मैच में कितने खेल पाते हैं? 11 ही उसके अंदर खेल पाते हैं। तो 25 जो है इनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो
एक तरफ रहते हैं, मतलब 17 जो है वो तो रहते हैं भारतीय खिलाड़ी, मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये देशी खिलाड़ी रहते हैं, जबकि 8 जो खिलाड़ी हैं वो विदेशी खिलाड़ी रह सकते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग 11 को डिवाइड करें तो 11 के अंदर 7 जो है वो तो देशी खिलाड़ी यानी कि भारतीय खिलाड़ी रहना जरूरी है, जबकि 4 खिलाड़ी जो है वो विदेशी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्लासिफिकेशन ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोनों जो है इनको मिलाकर 85 करोड़ रुपए तय किए जाते हैं कि आप जो है वो इतने करोड़ रुपए के अंदर सारे खिलाड़ी खरीद सकते हैं। तो बेस प्राइस जो है वो खिलाड़ियों की शुरू होती है 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में। तो बेस प्राइस यहां से शुरू होती है, फिर वो डिपेंड करता है कि जो टीम बनाई जा रही है, जिस ऑनर के द्वारा बनाई जा रही है, वो इसे कितने में खरीदता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें क्रिस मॉरिस की, तो वो सबसे महंगे खिलाड़ी थे जिन्हें लगभग 16.25 करोड़ के अंदर, यदि आंकड़ों में मैं थोड़ा बहुत गलत हूं तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 16.25 करोड़ के अंदर क्रिस मॉरिस जो हैं उनको परचेज किया गया था। राजस्थान रॉयल्स जो हैं उनके द्वारा इन खिलाड़ी को परचेज किया गया था। तो आप लोग याद रखना, ऐसे खिलाड़ी को इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। केंद्र सरकार ने किन संस्थाओं को वर्ष 2021-22 के लिए मुक्त अनुदान के तहत, याद रखना, मुक्त अनुदान के तहत राशि आवंटित करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा पंचायती राज। तो पंचायती राज जो है इसको मुक्त अनुदान के तहत राशि आवंटित की जाएगी। देखिए, पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करने के लिए 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर किया गया था, और इसके तहत हमने संविधान के अंदर 9th जो पार्ट है वो जोड़ा। शेड्यूल यदि पूछी जाए तो 11th शेड्यूल जो है वो इसके अंदर जोड़ी गई थी, और यदि पूछा जाए आर्टिकल्स के लिए तो 243A से लेकर 243O तक, रिपीट करता हूं मैं, 243A से लेकर 243O तक नए आर्टिकल्स जो थे वो इसके अंदर जोड़े गए थे। तो 243A में ग्राम सभा का उल्लेख है। तो पंचायती राज जो है वो एक 3 टियर संरचना होती है। देखते हैं इसके बारे में, किस वंश ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की थी? तो आप याद रखना, चौल जो डायनेस्टी थी, यानी कि चौल वंश जो है उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो BR मेहता, बलवंत राय मेहता जो है इनको कहा जाता है। देखिए, यदि पूछा जाए पंचायती राज संस्थाओं का जनक, तो आप लोगों को करना है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया था। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1959 में दी थी। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959, तो 1959 को ये पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया था। यदि पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों ही किया गया था, देखिए, योजना आयोग के द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा इनका गठन किया गया था, और दो प्रोग्राम पहले से ही चल रहे थे, जैसे राष्ट्रीय सविस्तार योजना यानी कि नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है, राष्ट्रीय सविस्तार योजना, और एक प्रोग्राम और था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम जो है, इन दोनों पर जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट 1959 में दी थी, और ये कहा था कि ये दोनों ही जो प्लान हैं वो सही नहीं है, इनमें रिफॉर्म की जरूरत है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये जो था, 1992 को पंचायती राज अधिनियम जो था ये पारित हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1978 के अंदर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, और ये कैसी थी? 2 टियर इन्होंने कहा था कि 2 स्तरीय संरचना होनी चाहिए। आप लोग ये जो ईयर है इस पे आप लोग एक बार इसको कंफर्म कर लेना। सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार किस राज्य को दिया गया था? तो ई पंचायत जो है, यहाँ पर ही नहीं है, यहाँ पर ई पंचायत है, तो ई पंचायत का
पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश को रिसेंटली दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस खिलाड़ी की पुरानी जर्सी को 1.38 मिलियन में नीलाम किया गया है? तो आप लोग याद रखना इसमें, ये जो है वो है माइकल जॉर्डन। देखिए यहां पर ये जीत की खुशी है, इनके पास में कप है और इनके आंखों में जीत की खुशी है। तो मैं चाहता हूं कि आप जिस दिन अपनी सक्सेस को अचीव करें तो आपके हाथ में वो सक्सेस हो और फिर इसी तरह आप जो है वो खुशी के आंसू आपकी आंखों से निकल सके। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर लेके आता रहूंगा, मेरे ऊपर बिलीव रखना, बहुत ही बेहतरीन मैं आप लोगों का करंट अफेयर प्रिपेयर कराता रहूंगा। स्पेस एक्स में चंद्र मिशन को लॉन्च करने के लिए किस राशि को स्वीकार करने की बात कही है? तो आप लोग याद रखना इसमें डॉजीकॉइन जो है इस राशि को स्वीकार करने की बात कही गई है। बिटकॉइन, तो बिटकॉइन आपको पता होगा कि रिसेंटली जो है वो अभी एक बिटकॉइन जो है वो डोनेट किया गया। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि किसके द्वारा कोविड-19 के चलते एक बिटकॉइन जो है वो भारत के अंदर डोनेट किया गया है। ठीक है, तो स्पेस एक्स ने जो डोनेट किया है वो कौन सा है, जो स्वीकार करने की बात की है किसके लिए, चंद्र मिशन के लिए, तो वो है डोजीकॉइन। तो स्पेस एक्स जो है इसको फाउंड किया गया था 6 मई 2002 को, 6 मई 2002 को ये फाउंड किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है। लिब्रा, देखिए लिब्रा किसकी है? तो फेसबुक की जो डिजिटल करेंसी है वो है लिब्रा। और एबर किसकी है? यह है यूएई की। तो यूएई की यदि पूछी जाए कि पहली डिजिटल करेंसी कौन सी है तो वो है एबर। देखिए चंद्र मिशन को लॉन्च करने के लिए जो भी अब राशि आएगी वो किस में आएगी? डोजीकॉइन के अंदर आएगी। तो यहाँ पे डॉग की फोटो आप लोग देख सकते हैं जिससे इस कॉइन को निर्मित किया गया है। तो एक वर्चुअल करेंसी होती है, आप इसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, केवल ये इसको आप लोग वर्चुअली फील कर सकते हैं। तो जो भी लेन देन होते हैं वो केवल डिजिटल फॉर्म के अंदर होते हैं इसके अंदर। देखिए हमने कल जो थे वो करंट अफेयर को रिवाइज नहीं किया था, आज मैंने थोड़े क्वेश्चन कम लिए क्योंकि हम लोगों को करंट जो था उसको रिवाइज करना था। तो चलिए रिवाइज करते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने 10 मई को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया? तो आप लोग याद रखना नेपाल के केपी शर्मा ओली जो है इन्होंने विश्वास मत खो दिया था। किस राज्य में वर्षा जल की कटाई के लिए वन तालाब का निर्माण किया गया? तो आप लोग याद रखना हिमाचल प्रदेश के अंदर। माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 सेपरेशन लाइन बनाने की योजना किस राष्ट्र की है? तो वो किसकी हो सकती है? चाइना की ही हो सकती है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राष्ट्र के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन संयुक्त विकास देशों से अधिक है? तो आप लोग याद रखना 37 देश जितनी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं उतना अकेला चाइना कर लेता है। अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो बाबर आजम जो है इनको नामित किया गया है। 17 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक देने वाला देश कौन सा देश सबसे तेज बन गया है? तो आप लोग याद रखना इसमें इंडिया जो है वो इसमें नंबर 1 पे आ गया है जिसने 114 दिन के अंदर ही ये अचीवमेंट हासिल किया है। किस देश के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो जापान के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। कुल 8 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। भारतीय सेना में कितनी महिला पुलिस अधिकारियों का पहला बैच जो है वो शामिल किया जा रहा है? तो 83 वहां पर वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कहां पर? बेंगलुरु के अंदर। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अध्यक्ष के तौर पर तीसरी बार कौन नामित हुए? तो आप लोग याद रखना तीसरी बार ममता बनर्जी भी सीएम बनी हैं और तीसरी बार में बिमन बंदोपाध्याय जो है ये भी अध्यक्ष नामित हुए हैं। किस राज्य ने दूरदर्शन के जरिए वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो आप लोग याद रखना बिहार जो है इसने शुरू किया है। भारतीय मूल की कौन सी महिला स्कॉटलैंड की संसद के लिए चुने जाने वाली पहली सिख महिला बनी है? तो आप लोग याद रखना पाम गौसेल जो है वो पहली सिख बनी है। म्यूका माइकोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ब्लैक फंगस जो है ये जाना जाता है, इसमें आंखें लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो ब्लैक फंगस जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर तैरते रहते हैं, वो आपके नेजल के थ्रू आपके लंग्स तक प्रवेश कर जाते हैं और फिर लंग्स को क्या करते हैं? ये इफेक्ट करते हैं। हाल ही में किस प्रख्यात मूर्तिकार का निधन हुआ है जो उड़ीसा से वर्ष 2018 में राज्यसभा में नामित हुए? तो आप लोग याद रखना रघुनाथ मोहपात्रा इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
बाढ़ के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो असम इसके अंदर आंसर रहेगा। हाल ही में कोवी वैन हेल्पलाइन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो आप लोग याद रखना, वरिष्ठ लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। तो ये कल हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? वो जारी की गई है IEA। इसमें कहा गया था कि 30% जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो 2030 तक भारत के अंदर चलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों का काफी सहयोग मिला मुझे, और ये आज का आपका स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग इसका आंसर करना। देखिए, स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर लेके आता है। आप लोगों की डिमांड थी कि सर वन लाइनर वाला जो मैकेनिज्म है वो ही ज़्यादा ठीक था। अब आप लोगों के लिए मैं ये कदम उठा चुका हूं, लेकिन अब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सब तक आप पहुंचा दें कि ये क्लास जो है वो हर तरह के करंट अफेयर को कवर करती है। तो चलिए, स्टडी ग्लव्स, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। और कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सुबह के साथ, बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। कल मैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर भी लाने वाला हूं। कोई थोड़ा सा जो है मटेरियल, थोड़ी सी क्वांटिटी जो है उसको मैं बढ़ाने वाला हूं। तो तैयार रहेगा कल के लिए। चलिए, थैंक यू।